चलिए, एक और चीज शिवाजी के बारे में बच गया था, उनका कैबिनेट, उनका मंत्री परिषद, शिवाजी का मंत्री परिषद अष्टप्रधान कहलाता था। उनका कैबिनेट, शिवाजी के मंत्री परिषद में, उनके कैबिनेट में टोटल 8 सदस्य हुआ करते थे, अलग अलग 8 सदस्य, और ये 8 सदस्य अष्टप्रधान कहलाते थे। अष्टप्रधान, ये 8 सदस्य अष्टप्रधान कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। इससे 2016-17 के आसपास कोई दो एक पीएससी में इसका आया था क्वेश्चन, है ना। 4 इसमें ऑप्शन थे और कहा गया था कि इनमें से कौन सा अष्टप्रधान का पार्ट नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता ही है अष्टप्रधान से। तो देख लेते हैं कौन कौन है इनके अष्टप्रधान में। पहला, पेशवा, शिवाजी के अष्टप्रधान। सबसे पहला, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पद पेशवा। पेशवा, पेशवा मतलब इनका प्रमुख मंत्री, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो। सबसे मुख्य सलाहकार, राजा का सबसे करीबी। राजा के बाद जो सबसे बड़ा था राज्य में, वो अष्टप्रधानों में से पेशवा ही था। पेशवा, ठीक। अब राजतंत्रात्मक शासन था, है ना, और इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी अहम तो नहीं होती है, क्योंकि जहां पे भी राजतंत्र होगा, मोनार्की सिस्टम, वहां पे हमेशा राजा की ही बात का मान रखा जाएगा। ठीक है, वो सबकी सुनेगा जरूर, लेकिन करेगा वो खुद की। अभी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकन, है ना, अपन डेमोक्रेसी में जीते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था में, और यहाँ पे सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व बनता है, किसी एक का उत्तरदायित्व नहीं बनता। कहने को तो प्रधानमंत्री है हमारे सबसे मुखिया, लेकिन क्या उन्हीं के कहने से कुछ चीज हो जाएगा? जब तक मंत्री परिषद उसको सलाह नहीं देगी या फिर हामी नहीं भरेगी, तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे पेशवा और 8 प्रधानों के होने के बावजूद भी जो शिवाजी बोलेंगे या जो छत्रपति बोलेंगे, उसी का ही मान्यता ज्यादा होगा, मतलब वही बात रखी जाएगी। कहते ना, मेरा वचन ही मेरा शासन। ये यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं से नहीं, मतलब ये राज सिस्टम में ही है। ठीक। दूसरा, दूसरा पंडित राव। पंडित राव, पंडित राव। अब पंडित से स्पष्ट है कि ये धर्म के मामले में क्या करेंगे? सुलझाएंगे। तो धर्म के मामले में राजा को कोई सलाह, कोई मशवरा देना है, तो ये काम कौन करेगा? पंडित राव। पंडित राव, पंडित राव। तीसरा, थर्ड, सर ए नौबत। सर ए नौबत, अष्टप्रधानों में से तीसरा और महत्वपूर्ण पद, सर ए नौबत। आर्मी का कमांडर इन चीफ, सेना प्रमुख, चीफ कमांडर, आर्मी का प्रमुख। हर युद्ध में राजा खुद नहीं जाते, है ना, वो पहले अपने सेनापतियों को भेजते हैं। उनके एक से अधिक सेनापति होते, और जो सबसे प्रमुख सेनापति होता था वो कौन होता था? सर नौबत। ठीक है, ये फारसी शब्द से इंस्पायर्ड है। तो कुछ चीजें देखो, मराठा काल कब उदय हुआ है? जब भारत में मुगल थे, और इस समय भारत की जो राजभाषा थी वो क्या थी? पर्शियन। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी राजा महाराजा ये सब पैदा होंगे,
वो कहीं ना कहीं पर्शियन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होंगे। आप अभी भी देखोगे ना, भारत में जितने भी न्यायालय की व्यवस्था है, पुलिस सिस्टम की व्यवस्था है, उसमें जो शब्द होते हैं वो सारे लगभग 90% शब्द उर्दू, फारसी, अरबी से लिए गए। आप कभी इस चीज के बारे, और ये जो रेवेन्यू सिस्टम है ना, लैंड रेवेन्यू वाला, भू राजस्व, पटवारी अगर आप बनोगे ना, तो पटवारी का जो अब खाता बोलते हैं, खाता बही, ये हिंदी शब्द थोड़ी ना है। पटवारी, हल्का, ये क्या है सब? ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं सारे के सारे। सदर, सदर बाजार कहाँ पे है? रायपुर का सदर बाजार। अब सदर बाजार का नाम सदर बाजार कैसे पड़ गया? एक्चुअल में सदर का मतलब होता है न्यायालय वाली व्यवस्था। जहां पे सदर होता है ना, मतलब वहां पे जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट था वो सदर। तो उसका नाम, यहाँ पे न्यायालय है, कोर्ट है, वहां पे उसका नाम सदर हो गया, तो उसका नाम सदर बाजार, ऐसा सदर बाजार नाम पड़ गया। तो बहुत सारी चीजें आप देखो ना प्रशासन में, और खासकर पुलिस सिस्टम में, लगभग सारी चीजें फारसी से ही है। ठीक है, चलिए चौथा, सुरनवीस। इसको चिटनिस भी कहा जाता था, सुरनवीस या चिटनिस, सुरनवीस या चिटनिस। ये परगनों का जो हिसाब किताब रखने का काम था, ये चिटनिस किया करता था, परगनों का हिसाब किताब। ठीक, नेक्स्ट, सुमंत। सुमंत का ही नाम था दबीर, सुमंत को ही दबीर कहा जाता था, सुमंत या दबीर। ये कौन था? फॉरेन मिनिस्टर, विदेशी मामले देखता था। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, सुमंत या दबीर। नेक्स्ट, अमात्य, अमात्य, राजस्व या वित्त विभाग का प्रमुख, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रमुख, अमात्य। ठीक, नेक्स्ट, न्यायाधीश, न्यायाधीश। न्यायाधीश से स्पष्ट है कि वो न्याय का काम ही करेगा। ठीक है, न्यायालय संबंधी काम। सुबह शायद आपका ये छूट गया था ना, आप सुबह आए थे शायद, न्यायाधीश मैंने बाद में लिख के गया था वहां पे, लेकिन मुझे अभी एक और याद नहीं आ रहा। क्या नाम था? हाँ, अच्छा ये वह वाला छूट गया, ठीक, वाकिया नवीश, वाकिया नवीश। इंटेलिजेंस, गुप्तचर, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गुप्तचर विभाग देखता था।
और एक और इसके पास विभाग था सूचना प्रसारण, टेलीकम्युनिकेशन, सूचना प्रसारण। ठीक, अब देखो इसको ना याद करने में ना थोड़ी सी अपने को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अजीब सा कुछ कुछ नाम रहता है इसमें, है ना। तो काम करना है क्या, आप केवल एक ही याद रखो, पेशवा, केवल एक, इससे सारे बन जाते हैं। पेशवा, अभी ये पार्ट छोड़ दो कि इसका मतलब क्या है, अभी केवल नाम याद करो। 8 में से 8 नाम क्या, पहला पेशवा, ठीक, तो पी फॉर पेशवा और पी फॉर पंडित राव। तो पी फॉर पेशवा हो गया, पी फॉर पंडित राव। दूसरा शब्द है श, एस। अब देखो एस से 3 लोग हैं, सरय नौबत, सुरनवीस और सुमंत। सुमंत को ही दबीर कहा जाता है और सुरनवीस को चिटनिस। ये दो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, चिटनिस और दबीर किसको कहा जाता है, क्योंकि जिस जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था वो यही दोनों शब्द दिया था और हमको इधर का पता था, इधर का नहीं पता था, तो हमसे क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसलिए आपको दोनों नाम याद रखने हैं, सुरनवीस को चिटनिस कहा जाता है और सुमंत को दबीर। ठीक, अच्छा सुमंत का नाम सुने कभी, कौन होता है सुमंत? अगर रामायण वगैरह आपने देखा होगा तो दशरथ के कौन, हाँ उनके प्रधानमंत्री थे सुमंत, है ना, आर्य सुमंत कहा कहते थे उनको। उनका बहुत बेहतरीन रोल है उसमें, अगर आप रामायण देखा होगा आपने तो आपको याद होगा। ठीक है, तो एस फॉर सरय नौबत, सुरनवीस और सुमंत, ये 3 हो गए। अब बी, बी फॉर वाक्यानवीस, बी फॉर वाक्यानवीस, और आ की मात्रा है इसमें, तो आ की मात्रा मतलब अमात्य, सारा का सारा इसी से बन जाता है। और एक अलग से याद रख लो, न्यायाधीश, अब वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो न्यायाधीश को अलग से याद रख लो। तो पी से ही अगर आप ये पेशवा याद रखते हो, अब पेशवा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मराठों में सबसे प्रमुख तो पेशवा ही थी। अब आगे देखोगे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी बाजीराव, ये सारे, ठीक, तो पेशवा याद रखोगे, सारे के सारे याद रखो। अब वाक्यानवीस क्या था, गुप्तचर सूचना विभाग, ठीक, तो थोड़ा सा ही तो आपको देखना ही पड़ेगा क्या क्या काम था उसका। पंडित राव समझ आ रहा है कि वो धर्म संबंधी मामले देखेगा। सरय नौबत तो सेना का प्रमुख था, ठीक है, जब युद्ध की नौबत आ जाएगी तो कौन जाएगा, सरय नौबत जाएगा। ठीक, सुरनवीस या चिटनिस तो परगनों का हिसाब किताब रखेगा। सुमंत या फिर दबीर विदेश मामले। अमात्य, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज इसलिए करेगा क्योंकि हमने पहले अमात्य के बारे में पढ़ रखा है, जब अपन मौर्य काल वगैरह पढ़ रहे थे तो वहां पे अमात्य का अलग मतलब था, सबसे प्रमुख मंत्री जो होता था उसको अमात्य बोलते थे या महामात्य, सारे मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था। लेकिन यहां पे अमात्य का मतलब केवल वित्त विभाग दिखेगा, ठीक है। फिर न्यायाधीश से पता चल रहा है कि वो न्याय संबंधी जस्टिस वाले मामले, और वाक्यानवीस गुप्तचर वाले मामले, ठीक है, इंटेलिजेंस। तो ये हो गया आपके अष्टप्रधान और शिवाजी का सारा चैप्टर क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कोशिश कीजिएगा आपसे कुछ ना छूटे। ठीक, यहां तक तो सिंपल है, इसके बाद इनका मराठों का जो आगे का सिस्टम है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग में खोल लो अभी, है ना, मुंह धोना है तो आ जाओ, क्योंकि अभी दिक्कत होने वाला है आप लोग। चलिए आगे बढ़े। 1680 1680 क्या हुआ था, शिवाजी की मृत्यु। अब शिवाजी की 2 पत्नियां थी, ठीक है, 2 पत्नियां थी, 2 से ज्यादा थी, 2 ही याद रखो आप। पहली पत्नी साई बाई निम्बालकर और दूसरी पत्नी पुल्लाबाई।
इनकी 2 पत्नियों के नाम आप याद रखो, ठीक। और इनके एक एक बेटों का नाम याद रखो, ये काम आएंगे आपको। साई बाई के पुत्र हुए संभाजी, संभाजी। और पुल्लाबाई के पुत्र हुए राजा राव। कहीं कहीं पे राजा राम या कहीं कहीं पे आपको राजा राव ये मिलेगा, राजा राव। तो दोनों ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों किसकी पत्नियां? शिवाजी की, ठीक। एक पत्नी साई बाई, दूसरी पत्नी पुल्लाबाई। साई बाई के पुत्र, यही उनके बड़े पुत्र थे। और उनकी दूसरी पत्नी पुल्लाबाई से पुत्र प्राप्त हुआ कौन? राजा राम। अब 1680 में किसकी मृत्यु हो गई? शिवाजी की। और शिवाजी की मृत्यु के बाद गद्दी या छत्रपति का जो पद है किसके पास चला जाएगा? क्योंकि राजत्व का सिद्धांत कहता है कि बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि हर जगह, मतलब ये चीज कहीं मेंशन नहीं है, किसी शास्त्र में, किसी बुक में, कहीं पे दुनिया के किसी बुक में ये मेंशन नहीं है भारत के संबंध में कि बड़ा पुत्र ही क्या बनेगा? अधिकारी या उसका गद्दी लेगा। वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको देगा, ठीक है। अब क्योंकि परंपरा थी कि बड़े पुत्र को योग्य समझा जाता था, है ना, क्योंकि वो पहले पैदा होके अच्छा काम कर लिया होगा, तो संभाजी के पास क्या चली गई? छत्रपति का पद चला गया। तो अगले छत्रपति कौन बने? सेकंड नंबर के छत्रपति, छत्रपति संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी। छत्रपति संभाजी। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और याद करो, औरंगजेब के समय उनका एक बेटा था जिसका नाम था अकबर। और अकबर, आप उसको द्वितीय भी बोल सकते हो। तो अकबर द्वितीय ने क्या किया था? अपने पिता के विरुद्ध बगावत, और उस बगावत का समर्थन किसने दिया था? संभाजी, ठीक। तेग बहादुर भी थे, तो अभी अपने को उनका काम नहीं है तो छोड़ दो उनको। तो संभाजी, और संभाजी के पुत्र क्या नाम था? शाहू जी। संभाजी के पुत्र का नाम याद रखिए, शाहू। साहू जी नहीं, शाहू जी, शाहू जी। अच्छा, कहीं कहीं बुक में साहू जी ही लिखा रहता है, एक्चुअल में शाहू जी है वो, शाहू, ठीक। अब छत्रपति संभाजी और उनके पुत्र शाहू जी, इन्होंने गलती तो कर दिया था। हालांकि शाहू जी बहुत छोटे थे, उनकी उम्र 5-7 साल रही होगी। और ऐसी स्थिति में संभाजी ने अकबर द्वितीय को क्या दे दिया? अपना संरक्षण दे दिया, उसको अपने राज्य में शरण दे दिया। और इस बात से औरंगजेब हो गया खफा, और औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ लिया और संभाजी को ऐसी मृत्यु दी जिसको, जैसी मृत्यु औरंगजेब ने किसी को नहीं दी थी। बहुत, हाँ, बहुत गंदी मृत्यु दी थी। उनको जीवित अवस्था में उनके खाल खिंचवा लिए गए, ठीक है, और उनको वैसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। आपने सुना ना, खाल में भूसा भर देंगे, याद करके आना, तो खाल में भूसा भर देंगे। तो ये स्थिति थी सेम, ये चीज यहीं से निकला। तो छत्रपति की उन्होंने हत्या करवा दी, ठीक। छत्रपति संभाजी की मृत्यु। और इतने में मन नहीं भरा तो शाहू जी को अपने साथ किडनैप करके ले गए। शाहू जी को ये अपने साथ आगरा ले गए, आगरा। अब शाहू जी छोटे बच्चे, उनको ले गए आगरा के किले में। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं उनके संबंध में कि आगरा ले जाने के बाद शाहू जी को ऐसा कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया, और उनको वैसा ट्रीटमेंट दिया गया जैसे उस राज्य में बाकी बच्चों को मिलता था। उनको शिक्षा दी गई, उनको हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया गया, सारा कुछ उनको ट्रेनिंग मिला। और ये एक योग्य व्यक्ति भी थे शाहू जी, ठीक। अब आप देखोगे कि शिवाजी का जो एक चैप्टर था, एक पत्नी वाला चैप्टर, वो हो गया क्लोज। संभाजी
और उनके बेटे, दोनों का चैप्टर खत्म। दूसरी पत्नी का नाम उल्लाबाई। ठीक, अब सत्ता हो गई खाली, अब छत्रपति किसको बनाया जाएगा? राजा राम। तो यहां से तीसरे नंबर के छत्रपति कौन बने? छत्रपति राजा राम। राजा राम, इसको राजा राम फर्स्ट, राजा राम प्रथम याद करिए आप, क्योंकि दो है ये। राजा राम प्रथम, राजा राम प्रथम। राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई। ताराबाई, सब बाई बाई लगा के रखते हैं यहाँ पे। ताराबाई, अभी एक जन और आएगी काशीबाई। काशीबाई को जानते हो? अरे वो मस्तानी की सौतन, मतलब बाजीराव मस्तानी नहीं देखा आपने? नहीं देखा? देखा करो। देखो ऐतिहासिक जितने भी मूवी आती, चाहे सड़ी हो चाहे कैसे भी हो, एक बार देखा करो। अगर अच्छी होगी तो कुछ सीखने मिलेगा, अगर बुरी होगी तो क्रिटिसाइज करने का मौका मिलेगा कि आपने गलत बनाया। फायदा दोनों में है। बुरा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बोलोगे नहीं, बोल सकते हो, क्योंकि अधिकतर ऐतिहासिक जो ये कहानियां लिखी जाती है वो बकवास होती है, पिक्चरें। तो एक बार कम से कम देखा करो कि क्या सही बताया क्या गलत। ठीक, तो इनकी पत्नी का नाम था, राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई। ताराबाई बहुत योग्य महिला थी। इनके मतलब ये अच्छी शासिका बनने के इनके में गुण थे, और ये उनको काम भी आया। कैसे? क्योंकि छत्रपति राजा राम की हो गई थी अकाल मृत्यु। जैसी राजा बने कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। टाइम पीरियड इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि कोई मतलब का नहीं है, कितना याद करो, जहां पे इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको। छत्रपति राजा राम की मृत्यु, ठीक, पूरा भार किसके ऊपर आ गया? ताराबाई। अब ताराबाई के ना एक बेटा हुआ, मतलब राजा राम के रहते हुए ही, जिनका नाम था शिवाजी सेकंड। ताराबाई और राजा राम प्रथम का पुत्र कौन हुआ? शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड। लेकिन ये लड़का पतंगबाज निकला। अब किसी का नाम शिवाजी रख दोगे तो वो शिवाजी टाइप का नहीं हो जाएगा, है ना? नाम में अगर हर चीज लिखा होता तो हर इंसान अपने नाम के सामने भगवान का नाम लिख देता, भगवान जैसे हो जाता। ऐसा नहीं है, ठीक है? आपकी योग्यता आपके नाम को रोशन करेगा, ना कि आपका नाम आपकी योग्यता को बढ़ाएगा। अब आपका नाम बुधारू होता, अगर आपका नाम बुधारू होता, समारू होता, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कभी सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे, ऐसा थोड़ी है ना? एक लेखक भी है ना जिन्होंने कहा है कि नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर, नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ नहीं रखा। तो ताराबाई के पुत्र हुए शिवाजी। राजा राम को पता था कि लड़का पतंगबाज है, इसको कुछ नहीं आता, ये कबूतर उड़ाता है, ये मछली पकड़ता है, ठीक, ये गुल्ली डंडा खेलता रहता है, राजा जैसे कोई गुण इसके में नहीं थे। इस बात को राजा राम जानते थे, और इसीलिए मरते वक्त अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि इसको कभी राजा मत बनाना, बर्बाद कर देगा मराठों को। तो किसको बनाया जाए? अब तो कोई था भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि शाहू जी को लेकर के आओ, उनको छुड़वाओ और उनको छत्रपति बनाओ। लेकिन यहाँ पे एक माता का मोह भारी पड़ गया संस्कार पे। तो ये चाहती थी कि, अरे ये इंस्पायर्ड थी ना शिवाजी से, ये चाहती थी कि इनका बेटा भी शिवाजी टाइप का एकदम महान बने, ठीक है? और यहाँ पे शिवाजी वैसा निकला नहीं, और दिक्कत यही होगी। लेकिन माता इस चीज से पीछे नहीं हट पाई, और जैसे राजा राम की मृत्यु हुई, उन्होंने घोषणा कर दिया कि राजा राम ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है किसको? शिवाजी को। और शिवाजी बन गए अगले छत्रपति। तो चौथे छत्रपति कौन बने? शिवाजी द्वितीय, ठीक, शिवाजी द्वितीय अगले छत्रपति बने। शिवाजी द्वितीय
लेकिन यहीं पे एक घटना घट गई। समय था 1707। अभी ताराबाई बड़ी खुश है ना, बड़ा इनको अच्छा लग रहा है, बेटा छत्रपति बन गया, सपना साकार हो गया। बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया इसको कि किसी तरीके से इसको योग्य बनाया जाए, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो सारा शासन ना ये खुद ही संभालती थी ताराबाई। लेकिन इसी दरमियान एक घटना घटी 1707 में। औरंगजेब औरंगजेब मुगल बादशाह औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु 1707 में। और 1707 में ही उसकी मृत्यु के बाद उनका बेटा, एक सेकंड ना, क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, ठीक। मुअज्जम मुअज्जम क्या बन गया? राजा। इसी का नाम था बहादुर शाह प्रथम ना, कंफ्यूज मत होना। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट, ये बन गया राजा। इनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो ताराबाई को हरा सके, और ये इनको पता था। मैंने बताया ना कि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए मुगलों में, वो सारे के सारे अयोग्य साबित हुए और अपनी योग्यता को साबित करने में सफल नहीं हुए। और इसको पता था कि ताराबाई से नहीं लड़ सकता, तो इसने कभी भी उस पर आक्रमण नहीं किया। तो इसने बैकडोर एंट्री ली। इन्होंने कोशिश किया कि कहीं मराठों को आपस में लड़वाया जाए, और इसीलिए इन्होंने एक चाल चली। इसके तहत उन्होंने अब किसको रिहा कर दिया? साहू जी को। अब चाल के पीछे कारण यह था कि साहू जी को रिहा करो, साहू जी अपना अधिकार मांगेंगे, ताराबाई उसका प्रोटेस्ट करेगी, उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होगी, दोनों खत्म और शासन हमारे हाथ में। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन यहीं पे गलती हो गई मुअज्जम से। इसको शाहे बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह फर्स्ट को शाहे बेखबर कहा जाता था, क्योंकि इसको ये तक होश नहीं था कि इसकी सल्तनत कहां से कहां तक फैली है। अब शाहू जी हो गए रिहा। इसी बीच इसी बीच शाहू जी की लाइफ में एक जबरदस्त आदमी की एंट्री होती है, और उस आदमी का नाम था बालाजी विश्वनाथ। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बालाजी विश्वनाथ। अब ये बालाजी विश्वनाथ कौन थे? इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये कोई राज खानदान के नहीं है। इनके बारे में आप एक चीज याद रखिए, बालाजी विश्वनाथ एक नॉर्मल से मराठा अधिकारी थे। अधिकारी भी नहीं थे, कर्मचारी थे, एकदम छोटे से कर्मचारी थे, जो कि मुगलों के बार बार आक्रमण के कारण अपने ही साम्राज्य से बेघर होकर यहां वहां भटक रहे थे, और ये मौका देख रहे थे कि कब मुझे एक योग्य शासक मिले मराठाओं में, और उनके साथ में जाकर के वापस से जो मराठाओं की खोई हुई सत्ता है उसको वापस से राइज कर सकूं। और इसी समय इनका मुलाकात किससे हुआ? शाहू जी से। ठीक। तो बालाजी विश्वनाथ कौन थे समझ आया? कुछ नहीं थे, ये नॉर्मल व्यक्ति थे, जाकर मिले किससे? शाहू जी से। और हालांकि जाति से पंडित थे, बालाजी विश्वनाथ जाति से पंडित थे, और बहुत तेज दिमाग था, योग्य सेनापति थे, बहुत तेज दिमाग रखते थे, और किसी भी परिस्थिति को निकाल कर लाने की क्षमता रखते थे। तो इन्होंने दोनों ने मिल करके एक छोटी सेना बनाई, और दोनों की सेना का मुकाबला किससे हुआ? अब सत्ता के लिए संघर्ष। मराठों की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वो अपने ही घर में लड़ते थे सत्ता के लिए। अगर वो अपने घर में नहीं लड़ते ना, तो दूसरे से लड़ते। कुछ कौमें दुनिया में ऐसी है जो लड़ने के लिए पैदा हुई है। एक अफगानी, अगर लड़ने नहीं मिलेगा तो आपस में लड़के मर जाएंगे। दूसरे राजपूत, और तीसरे मराठा। लड़ने दो,
नहीं लड़ने दोगे तो परेशान कर देंगे, तो लड़ने दो, ठीक है। अब शाहू जी और बालाजी विश्वनाथ दोनों ने मिलकर क्या बना, एक सेना, और दोनों चढ़ गए किस पे, ताराबाई पे। और ताराबाई वर्सेस शाहू जी का युद्ध हुआ 1707, 1707। इसको बोलते हैं वॉर ऑफ खेड़ा, खेड़ा का युद्ध। 1707 खेड़ा का युद्ध, खेड़ा। अब ऑब्वियस सी बात थी कि दो योग्य लोग मिलकर सेना बनाए थे, तो इनको हराना मुश्किल था। ताराबाई की पराजय हुई और ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई। और अब गद्दी पे नए छत्रपति बैठेंगे, उन छत्रपति का नाम होगा शाहू। अब हमारे साहू जी छत्रपति बन गए हैं, ठीक। चलिए, यहां तक कहानी समझ आई? कोई दिक्कत, कोई सवाल? आराम से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे रुक रुक के चलना जरूरी है, नहीं तो फिर फंसा देगा। कौन साहू जी बोलोगे, कौन संभाजी कहाँ से आ गए, ये है ना। अभी क्योंकि और नाम आने वाले हैं और डेट आएगा, तो थोड़ा यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए, अब हमारे पास एक नए छत्रपति है, छत्रपति शाहू। कितने नंबर के होंगे? 5th, छत्रपति शाहू जी, शाहू जी महाराज। ये बन गए छत्रपति, छत्रपति। और इनके साथी का नाम बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ क्या बनाए जाएंगे? पेशवा। तो बालाजी विश्वनाथ बन गए पेशवा और छत्रपति बन गए शाहू जी। लेकिन यहां पे पूरा खेल जो माइंड गेम है वो कौन खेलता था? बालाजी। तो इसी चक्कर में ना छत्रपति की वैल्यू कम हो गई और पेशवा की वैल्यू बढ़ गई। अब पेशवा जो है वो ताकतवर होने लगा था, हालांकि अभी भी लोग राजा को ही राजा मानते थे, पेशवा को नहीं। लेकिन पूरा गेम, माइंड गेम कौन खेलता था? पेशवा, ठीक। तो 1707 से लेकर के 1748 छत्रपति बने रहे आपके शाहू जी। लेकिन पेशवा बदलते गए। कारण यह था कि सारे पेशवाओं की जल्दी जल्दी से मृत्यु होती जा रही थी, सारे छत्रपति। आप देखोगे ना, शाहू जी के कार्यकाल मतलब 1707 से 48 तक के बीच में इन्होंने 3 पेशवाओं को रखा। और ये पेशवा जो पद था वो हो गया था वंशानुगत। मतलब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, अब वंशानुगत का मतलब अगला पेशवा कौन बनेगा? इन्हीं का बेटा, उसके बाद अगला पेशवा उनका बेटा। तो यहां से एक पेशवाओं का जो वंशानुगत पद था वो स्टार्ट हो गया। ठीक, क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पेशवा का पद वंशानुगत था? बिल्कुल था। ठीक, आगे देखते हैं। अब इस दरमियान आप एक चीज देखोगे कि भारत में 2 बड़ी शक्तियां थी। मुगल कमजोर हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो भारत के राजा थे। भारत के मालिक कौन थे? मुगल। जितने भी परमिशन वगैरह देना है ट्रेड का, इसका उसका, सारा कौन देगा? मुगल देगा। ठीक, लेकिन उसकी शक्ति हो गई थी कमजोर। दूसरी ओर मराठों का उदय हो गया था, अब मराठा बड़ी शक्ति बनते जा रहे थे। ठीक, और एक बड़ी शक्ति भारत में आ चुकी थी सारे लोगों को हरा करके, और वो थे इंग्लिश, अंग्रेज। अब अंग्रेजों का और मराठों का दोनों का टक्कर चल रहा था। देखना यह था कि दोनों कौन शक्ति जो है वो भारत में राज करती है, क्योंकि मुगल का समाप्ति लगभग हो गया था। मराठों से दिक्कत कुछ हुई, मतलब उन्होंने कुछ कुछ गलतियां करी जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, वरना अंग्रेज को बाहर निकालने की क्षमता रखते थे मराठा। अब वो क्या गलतियां थी अपन वो अंग्रेजों के चैप्टर में देखेंगे, यहां नहीं देखेंगे। ठीक, तो बालाजी विश्वनाथ
सीधे अब इनके समय तक ना 1717 में 1770 में भारत का जो मुगल बादशाह था वो था फर्रुखशियार। ये नाम था ना ये व्यक्ति का, ये एक इंसान का नाम है, फर्रुखशियार, फर्रुखशियार, फर्रुखशियार। तो 1717 में बालाजी विश्वनाथ पहुंच गए किसके पास? फर्रुखशियार के पास, और बोले कि हमें चुंगी मुक्त व्यापार करना है, हमें परमिशन दो, फ्री टैक्स फ्री ट्रेड, चुंगी मुक्त व्यापार, बिना टैक्स दिए हमको क्या करना है? ट्रेड करना है। क्योंकि ये अधिकार पहले से अंग्रेजों को दिया जा चुका था, और भारत में दो ही शक्ति थे, मैंने बताया आपको, भारत में दो ही शक्ति, एक अंग्रेज और दूसरे मराठा। लेकिन इनको अधिकार किससे, अभी भी किससे मिल रहा है? जो नाम मात्र की सत्ता अभी बैठी है दिल्ली में, मुगल। तो मुगलों ने पहले से ही अंग्रेजों को टैक्स फ्री ट्रेड या चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया था। तो इनको लग गया बुरा, बालाजी विश्वनाथ को। ये पहुंच गया फर्रुखशियार के पास और बोले कि हमको भी चाहिए, ये तो अच्छा नहीं होगा। तो मजबूरी में फर्रुखशियार को क्या देना पड़ गया? बालाजी विश्वनाथ या फिर मराठों को टैक्स फ्री ट्रेड या चुंगी मुक्त, चुंगी मतलब टैक्स होता है ना, चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया। इसे इतिहास की भाषा में मराठों के लिए व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। व्यापार का मैग्ना कार्टा। आप जब व्यापार का मैग्ना कार्टा, मराठों के लिए व्यापार का मैग्ना कार्टा, मराठों के लिए व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये था क्या एक्चुअल में? ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है वो एक्चुअल में लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन। इंग्लिश के बहुत सारे शब्द लैटिन से लिए गए हैं। ये शब्द इंग्लैंड से ही आया है, ठीक है। जब आप संविधान पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड में चल रहा था क्या? राजतंत्र। भारत की इंग्लैंड की सारी शक्तियां किसके हाथ में? राजा के हाथ में। तो राजा ने वहां पे क्या किया? वहां पे बार बार विद्रोह हो रहे थे, तो राजा ने क्या किया? अपनी सारी शक्तियां, एक राजा के तौर पे जितनी भी उसकी शक्तियां हैं उसको उन्होंने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया जनता को। अब राजा से बड़ी कौन हो गई? जनता। तो जनता एक व्यक्ति को चुनेगी, वो व्यक्ति उनके लिए फैसले लेगा। मतलब कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अब क्या करेंगे? सरकार चलाएंगे, राजा नहीं चलाएगा। अब राजा केवल नाम मात्र का हो गया। अभी ब्रिटेन में क्या होता है? रानी या राजा का राज होता है, जो जिंदा रह गया उसका राज है। अभी रानी जिंदा है तो उसका राज चल रहा है, मर जाएगी तो फिर कोई नया राजा बनेगा, है ना। तो अभी रानी एलिजाबेथ, तो वो उसका राज चल रहा है, लेकिन वो केवल नाम मात्र की है, उनका कोई शक्ति नहीं है। जैसे राष्ट्रपति हम लोग क्या होता है? नाम मात्र का, वो केवल साइन मारता है और कोई फैसला लेता नहीं है। तो वैसे वहां पे भी है। वहां के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? अभी अभी कौन है बताओ तो? अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है, क्योंकि अभी बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। और अभी राष्ट्रपति के पद में सबसे आगे कौन चल रहे हैं? वहां पे हमारे जैसा सिस्टम नहीं है कि पार्टी में चुनाव हुआ फिर जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका प्रधानमंत्री। वहां पे अलग सिस्टम चलता है। ऋषि सुनक, नाम सुना आपने? ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। अब देखो ये समय का खेल है। इंग्लैंड वाले हम में 200 साल राज किए और हमारे लोग आज इंग्लैंड पर राज करेंगे। ये समय का खेल है, ठीक है। तो दुआ करो कि हमारे ऋषि सुनक जी क्या करें, वहां पे प्रधानमंत्री बने और बढ़िया देश चलाए, इंग्लैंड को बताए कि कभी तुमने गलत किया था, सुधारने का समय आ गया। ठीक। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा।
इसका मतलब होता महाअधिकार पत्र। मराठों के लिए व्यापार का मैग्ना कार्टा। ठीक, हिंदी में बोलोगे महाअधिकार पत्र। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी बालाजी विश्वनाथ और मराठों के लिए कि उनको टैक्स फ्री ट्रेड का अधिकार मिल गया। अब आप ये सोचो कि आप व्यापार कर रहे हो लेकिन आपको सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कितना पैसा बचेगा। अंबानी जो अडानी बड़े बड़े वो है, इतना ज्यादा टैक्स देते हैं कि किसी किसी राज्य के या किसी किसी देश के वो जीडीपी से ज्यादा है, इतना उन लोग टैक्स देते हैं। अरबों खरबों का टैक्स तो वो अकेले भरते हैं। मतलब जैसे ही आप 1 करोड़ से ऊपर कमाओगे तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा कितना परसेंट, 30%, 30% का टैक्स। और वो लोग तो हर घंटे अरबों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। अब आप सोचिए उनका टैक्स कितना होगा, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक, चले जो भी है। अब यहां से आगे देखिए, शाहू जी के समय एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। शाहू जी ने अपने पूरे मराठा साम्राज्य को यूनाइट करने के लिए इनको 5 भागों में बांट दिया और इन्होंने मराठा संघ का निर्माण किया, मराठा यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठा संघ का निर्माण किसने किया? शाहू जी ने। मराठों को एकत्रित सुगठित करने के लिए उन्होंने मराठा संघ, मराठा यूनियन बनाया और मराठों को 5 भागों में बांट करके उसको अलग अलग शक्तियां प्रदान करी। मराठा संघ, इनमें से 5 कौन कौन से कहां कहां पे थे, क्वेश्चन पूछेगा। पहला याद रखना, पूना। पूना को दे दिया पेशवाओं को, तो पेशवाओं का राज हो गया पूना में डायरेक्ट। ठीक, पूना पेशवा को। दूसरा, नागपुर, नागपुर दे दिया भोसलों को। नागपुर की कमान संभाली भोसलाओं ने। ठीक, इसको आगे आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में अच्छे से, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो साम्राज्य था वो सेंट्रल में आता था नागपुर के अधीन, और नागपुर के मराठा शासकों ने छत्तीसगढ़ में भी शासन किया है, बिम्बाजीराव भोसले, है ना, ये सारे लोगों ने। इसके बाद तीसरा, बड़ोदरा। बड़ोदरा कहां पे है? गुजरात में। और ये इनको सौंपा गया गायकवाड़ों को। गायकवाड़, तो गायकवाड़ जो गायकवाड़ को रजवाड़ा था वो कहां पे सौंप दिया गया उनको? गुजरात या वडोदरा, याद रखो मेनली वडोदरा। ठीक, चौथा, ग्वालियर। ग्वालियर दिया सिंधियाओं को। सिंधिया, अभी बड़े बड़े नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी भी उन लोग को महाराजा महाराजा बोलते ना, तो क्या ये वही सिंधिया है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अभी जो बीजेपी में है, क्या नाम उनका? सॉरी, वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान में गई, ठीक है, बहू बन करके। तो ये सब, तो ग्वालियर में सिंधिया। और लास्ट पांचवा, इंदौर। इंदौर हवाले कर दिया होलकरों के, होलकर्स। इंदौर को संभाला होलकरों ने। आप अभी इंदौर अगर जाओगे ना तो आपको आधा इंदौर होलकर के नाम से पटा हुआ मिलेगा। रानी अहिल्याबाई होलकर एक जबरदस्त शासिका रही। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर का जो अभी आप स्ट्रक्चर देखते हो ना, जिस पर अभी पूजा होती है, वो मंदिर का निर्माण करता यही है। यहां तक कि सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसका भी निर्माण इन्होंने ही कराया था, अहिल्याबाई होलकर। ठीक, इसलिए इनका नाम बहुत फेमस है। तो इंदौर किसको दिया? होलकर को। वहां जाओगे तो एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर, स्टेडियम अहिल्याबाई होलकर, कॉलेज अहिल्याबाई होलकर कॉलेज, साइंस कॉलेज। मैं क्योंकि 3-4 महीने रहा हूं वहां पे तो इसलिए मुझे पता है, आप जाओगे तो देखना। तो ये इस प्रकार से मराठा संघ का निर्माण किया और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को प्रतिनिधित्व दिया। इससे क्वेश्चन आया था
ठीक, अभी अभी व्यापम में, याद रखिएगा। आगे देखिए जी। हाँ, ये सारे के सारे याद रखो कि ये सारे के सारे मराठों के अंग थे, ठीक है, जिनको अलग अलग क्षेत्र सौंपे गए। आपको इस क्षेत्र को संभालना है, आपको इस क्षेत्र को संभालना है। पेशवा भले ही पद था राजा के अधीन, लेकिन ये पर्टिकुलर किस क्षेत्र के लिए काम करते थे? पूना। राजा के लिए करेंगे ही, लेकिन पूना इनका मुख्य अड्डा रहेगा। जब बाद में लोग अलग अलग हो गए ना, तो आपस में लड़ने लगे थे। पेशवा, गायकवाड़, ये सारे आपस में लड़ने लगे। नहीं नहीं, फ्यूडल सिस्टम नहीं था, ये अलग है, ये अलग है, ये फ्यूडल सिस्टम नहीं है। चलिए, ठीक। तो शाहू जी के समय पहले पेशवा रहे कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की हो गई मृत्यु 1720 में, 1720, 1720 में बालाजी विश्वनाथ की हो गई मृत्यु। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद ये समय आया कि अब पेशवा किसको बनाया जाए। अभी तक वंशानुगत नहीं था, अभी तक नहीं था, इसके बाद हो जाएगा। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद ये चुनना पड़ा साहू जी को कि अब किसको बनाया जाए पेशवा। तो 3-4 लोगों को बुलाया गया, उनमें से एक इनके पुत्र थे जिनका नाम था बाजीराव। बाजीराव फर्स्ट, याद रखो, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। तो सबको अपनी अपनी योग्यता साबित करने कहा गया, है ना। आपने अगर देखा है बाजीराव मस्तानी मूवी, तो उसमें देखना ऐसा रेत का एक ढेर बनाया जाता है, ठीक, इसमें एक मोर पंख लगाया जाता है, याद है, देखे हो। और कहते हैं कि आपको एक तीर से इसको काटना है, तीर से। तो बाजीराव लगाते हैं खींच के तीर, और यहां ना जाकर के यहां पड़ता है। सब हंसते उसके ऊपर कि नहीं लगा पाए तीर। तो बोलते हैं, एक डायलॉग है वहां पे कि बाज की नजर और बाजीराव के बाजीराव की क्या कुछ बोलते हैं, तीर या निशाने पर सवाल संदेह नहीं किया जाता करके। उसके बाद उसको नीचे से देखा जाता है तो ये इसकी जड़ काट देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि ये जो मोर पंख आपको दिख रहा है वो मुगल सल्तनत है, ठीक, ये रेत का टीला भारत की भूमि है, ठीक, और ये जो तीर जिसने काटा है वो मराठा है। तो हमें केवल जड़ पे वार करना है और मराठा अपने आप गिर जाएंगे, या मुगल जो है अपने आप गिर जाएंगे, ठीक। तो यहां से शाहू जी बड़े खुश होते हैं, उनको अपना पेशवा नियुक्त कर देते हैं। इसके बाद से ही लगातार पेशवाओं के जो पद था वो वंशानुगत हो जाता है, ठीक। चलिए, बालाजी बाजीराव सॉरी बालाजी विश्वनाथ के बाद अगले पेशवा बने बाजीराव फर्स्ट। इनका टाइम लिख लेना, 1720 से लेकर के 1740, 1720 से 1740, 1720 से 1740, 20 साल रहे। और इन 20 सालों में इन्होंने एक से बढ़कर एक काम किए। इनके समय पे मराठा साम्राज्य अपने पीक पर जा पहुंचा, सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि इनके समय मराठा साम्राज्य कटक से लेकर के अटक तक था। कटक से लेकर के अटक, अटक मतलब अफगानिस्तान और कटक मतलब उड़ीसा, उड़ीसा से लेकर के अफगानिस्तान तक मराठा साम्राज्य फैल चुका था। हालांकि ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन नहीं करते थे, ये लोग केवल यहाँ पे हमला करके टैक्स वसूलते थे। कौन सा टैक्स? कौन सा टैक्स? चौथ। कटक से लेकर के अटक तक पूरे साम्राज्य में ये क्या करते थे? एक्सटॉर्शन मनी लेते थे, चौथ टैक्स लेते थे, ठीक। अब इनका मुख्य टारगेट कौन थे? मुगल। लेकिन
मुगलों से पहले इनको, देखो मुगल पूरे दक्षिण भारत में भी फैले थे, उत्तर भारत में भी, मध्य भारत में भी, तो इनको धीरे धीरे करके उस मुगलों को क्या करना था, कमजोर करना था। तो सबसे पहला काम इन्होंने किया, मुगलों को दक्षिण से भगा दिया। दक्कन, ये क्या होगा, दक्षिण का जो कर्नाटक क्षेत्र है उसको दक्कन कहा जाता है, डेक्कन। दक्कन में एक मुगल सूबेदार था जिसका नाम था मुबारिज खान, मुबारिज खान, ठीक। तो इनका पहला टारगेट था दक्षिण में मुबारिज खान, मुबारिज खान को हराना था। तो मुबारिज खान को हराने के लिए इन्होंने एक चाल चली, इन्होंने हैदराबाद के एक निजाम थे, हैदराबाद के संस्थापक, जिनका नाम था निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। तो इन्होंने निजाम उल मुल्क के साथ क्या किया, संधि, एक ट्रीटी किया कि हम मुबारिज खान पर आक्रमण करेंगे, दक्कन को जीतेंगे और आपस में आधा आधा बांट लेंगे। समझ आ रहा है? दक्कन का मुगल सूबेदार कौन, ये मान लो मुगल है, ठीक। हैदराबाद का निजाम, निजाम उल मुल्क, दोनों के बीच में हुआ संधि, निजाम और इनके साथ कौन थे, बाजीराव, और दोनों ने मिलकर के 1724 में, 1724 में एक युद्ध किया, शुकरखेड़ा। उधर के नाम सब ऐसे ही है, खेड़ा, शुकरखेड़ा, पालखेड़ा, है ना। तो इन्होंने 1724 में शुकरखेड़ा का युद्ध किया। अब इस शुकरखेड़ा के युद्ध में कौन कौन, एक तरफ निजामुल मुल्क और बाजीराव, और उसके खिलाफ मुबारिज खान। आया समझ में? एक तरफ कौन, निजामुल मुल्क और बाजीराव, और इनके अगेंस्ट में कौन, मुगल दीवान मुबारिज खान, ठीक। हार किसकी होगी, तो मुबारिज खान को यहां से निपटा दिया, गेम खत्म, प्लान सक्सेस, दक्कन को बांट लिए आधा आधा। लेकिन इतने जल्दी इनका मन थोड़ी भरेगा। इस युद्ध के बाद कुछ समय बाद जो संधि हुई थी जिसमें आधा आधा बांट लिया था दक्कन को, उसको मानने से इनकार कर दिया किसने, बाजीराव। बोले मुझे पूरा दक्कन चाहिए, पूरा दक्कन। जब आपके पास शक्ति ज्यादा होना तो आप अपनी बातें मनवा लोगे, और नहीं मानेंगे तो भी मनवा लोगे। तो हुआ ये कि अब निजामुल मुल्क भड़केगा ही, संधि तोड़े हो तो भड़केगा ही, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो अगली लड़ाई हुई 1728 में, किसके किसके बीच होगी, निजामुल मुल्क और बाजीराव के बीच में। निजामुल मुल्क वर्सेस बाजीराव, 1728। युद्ध का नाम पालखेड़ा, वॉर ऑफ पालखेड़ा, 1728, 1728, पालखेड़ा का युद्ध। अब इस युद्ध में बारी थी किसकी, निजाम उल मुल्क की। निजाम उल मुल्क को हराया और पूरा का पूरा दक्कन हड़प लिया किसने, बाजीराव ने। पूरा का पूरा दक्कन हड़प लिया बाजीराव ने, पूरा का पूरा दक्कन हड़प लिया। कर्नाटक क्षेत्र देख रहे हो, सारा अपने कब्जे में पूरा। हैदराबाद जो तेलंगाना है वो हैदराबाद, उसके नीचे दक्कन, ठीक। तो यहां से देखो बाजीराव को दो फायदा हुआ, दक्षिण का पूरा हिस्सा उनका हो गया। अब मुगलों का प्रभाव दक्षिण में खत्म, मध्य में लगभग खत्म था, सिमट गए कहां तक, छोटे से एरिए
दिल्ली में। अब बारी थी दिल्ली की। अगला टारगेट कौन? मुगल। 1737 का समय था, 1737। केवल 5,000 हॉर्स राइडर्स, घुड़सवार के साथ ये निकल गए अपने महाराष्ट्र से और कहां घुस गए? सीधा दिल्ली में, और लाल किला को घेर लिया। केवल 5,000 लोगों ने मिलकर के लाल किला को घेर लिया, और वहां पे उस समय मुगल राजा कौन थे? मोहम्मद शाह। इनको रंगीला बादशाह कहा जाता था। काम जैसा करोगे नाम वैसा मिलेगा, तो जैसा इनका मिजाज था वैसे उनका नाम था। मोहम्मद शाह रंगीला को उनके दिल्ली के लाल किले में घेर लिया, ना आने का मौका ना जाने का मौका, कहीं से बंद। हुआ क्या? जब आप घिर जाओगे दुश्मनों से, या तो लड़के मरोगे या तो संधि करोगे। अब पारी आई संधि करने की। अब यही फिर से समय देखो, एक टाइम पे जो मुगल पूरे भारत में राज किया करते थे, उनको केवल 5,000 घुड़सवारों के साथ रौंद डाला। किसने? बाजीराव ने। इतना उसका शक्ति था। अब बाजीराव ने इसके साथ संधि किया और कहा कि अगली बार मैं तब तक तुम पे हमला नहीं करूंगा जब तक मुझे क्या मिलेगा? टैक्स। अब सोचो, चौथ टैक्स लगा दिया, मुगलों से चौथ वसूल लिया बाजीराव ने। जो मुगल अभी तक इनको परमिशन देते थे भारत में कुछ करने या ना करने के लिए, अब वो उन्हीं पे टैक्स लगा रहे हैं। शक्ति का अंदाजा लगाइए कितना बड़ा है ना? तो बाजीराव भारत में छोटा नाम नहीं है। जो मूवी में उनको दिखाया गया मजनू जैसा पागल होके मर गया, ये है। ये देखो, इतिहास नहीं पढ़ोगे तो अपने शूरवीरों को आप नीचे हे नजरों से ही देखोगे कि ये पागल था, मस्तानी के चक्कर में पागल हो गया, मर गया। था उनके लाइफ में मस्तानी का प्रभाव था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था, मुगलों को घुटने पे ला दिया था। इसलिए बोलता हूँ मूवी देखा करो और उसके साथ पढ़ा करो। मूवी देख के पढ़ोगे तो समझ आएगा क्या गलत बताया, फिर अपने आने वाली पीढ़ी को बताओगे कि ये मूवी में ये गलत चीज है। ठीक है? मुगलों से चौथ कर वसूलने वाला बाजीराव फर्स्ट, लेकिन वो ज्यादा समय तक फिर जीवित नहीं रह पाए, है ना? और छोटी सी आयु में 1740 में इनकी हो जाती है मृत्यु। 1740 में इनकी मृत्यु हो गई। इसका मोहम्मद शाह वाला, इसका कोई वॉर नहीं है, उसका कोई वॉर नहीं। ये तो दिल्ली में घुस गए थे डायरेक्ट, लड़ाई हुआ ही कहाँ था? ये दिल्ली में घुस गए, रोक ही नहीं पाए मुगल, और दिल्ली को घेर लिया पूरा, उसके लाल किले को। यहाँ लड़ाई ही नहीं हुई। मोहम्मद शाह रंगीला लड़ने के काबिल नहीं था। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला तो यहाँ पे 1740 में इनकी मृत्यु, और इनकी मृत्यु के बाद एक नए पेशवा बनेंगे इन्हीं के पुत्र। अब इनका नाम क्या कहा गया? बाजीराव। इनके पिता का नाम बालाजी विश्वनाथ। दोनों का नाम ज्वाइंट कर दो, जोड़ दो, तो इनके बेटे का नाम आ जाएगा बालाजी बाजीराव। तो तीसरे पेशवा कौन बनेंगे? बालाजी बाजीराव। अब बालाजी बाजीराव के बारे में, वो भी बेहतरीन योद्धा थे, है ना? उनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन ये आज के चैप्टर में छोड़ देगा, लंबा हो जाएगा, बहुत सारा कुछ हो जाएगा। तो केवल अभी यहां तक याद रखो, 1740 बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु। ठीक, तो शिवाजी से लेकर के हम लोग कहां पहुंचे अभी? बाजीराव तक। ठीक, दो पेशवा है देखो। शाहू जी जो छत्रपति अभी भी है, उन्होंने अपनी लाइफ में 3 पेशवा देखे हैं, 2 का हो गया खत्म, अब कल तीसरा देखेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद पेशवाओं का ही राज चलेगा। इनके बाद पूरा पेशवा का ही राज चलेगा। आपको बताया था 2 पार्ट में पढ़ना है मराठा, एक छत्रपति का राज और दूसरा छत्रपति। शाहू जी की मृत्यु के बाद पेशवाओं का पद जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक संधि होगी, आप लोग पढ़ेंगे कल, है ना, वो संधि के बारे में। ठीक, चलिए बाकी कल देखते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।